Done? भारत के महाराष्ट्र में पुणे स्थित जुन्नर और नागपुर, इन दो शहरों में दो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन बिरसा ब्रिगेड की ओर से किया गया है, जिसमें शिरकत करने वाले हैं देश के दिग्गज नेता शरद पवार जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को स्थान दिया गया है, कई सवाल उठाए गए हैं। जो अभी हाल फिलहाल की केंद्र सरकार है उसको भी उसके ऊपर भी कई सवाल उठाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पेंदाम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, जब भारत एक देश बन चुका है, तब आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता की बात क्यों कर रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि आज आप पूरा प्रिपरेशन से आए हैं, आज आप पूरे सवालों के साथ आए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, आप बोल रहे हैं, बात सही है। भारत प्राचीन काल से आदिवासी भारत था, आदिवासी भारत है और आदिवासी भारत ही रहेगा। क्योंकि किसी भी देश के आप किताबों में इतिहास को बदल सकते हो, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते। इस देश की एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसको मानव शास्त्रीय इतिहास बोलते हैं, वो इस बात का सबूत है कि इस देश में आदिवासी ही देश के मूल मालिक है, ये प्रथम नागरिक है। और आदिवासी भारत का पहला आदमी है, और आदिवासियों को आदिवासी करके मान्यता ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मिलना चाहिए भारत के आदिवासियों को। ये हमारी मांग है और इसी से संबंधित ये कॉन्फ्रेंस है। जैसे हम देखते हैं भारत में कई आदिवासी हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, तो आप जो ये बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता इससे देश को बांटने की बात की जा रही है? देखिए, देश को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। देश को बांटने की बात करने के बजाय हम देश को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं। जिस देश का मानव शास्त्रीय इतिहास विश्व के किसी भी देश से ज्यादा पुराना है, अगर ऐसा साबित होता है तो उस देश का अलग महत्व बढ़ जाता है। इस देश को धार्मिक राष्ट्र कहने के बजाय सांस्कृतिक राष्ट्र कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धर्म से पूर्व संस्कृति थी और सांस्कृतिक राष्ट्र था, सिंधु संस्कृति थी। ये सिंधु राष्ट्र है और यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के अवशेष इस बात का सबूत है कि भारत में आदिवासियों की अपनी एक व्यवस्था थी। यहाँ के असुरों की व्यवस्था थी, यहाँ के राक्षसों की व्यवस्था थी, यानी आदिवासियों की व्यवस्था थी। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। इसके हजारों एविडेंस है। यहाँ तक के कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में भी, जिसको आप ऋग्वेद बोलते हैं, उसमें राक्षस, असुर, कुयव, ये शब्द जो है ये आए हुए हैं। ये शब्द माना जाता है। आप जितने इतिहास है, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई ये द्रविड़ों ने लिखा है, यहीं के लोगों ने लिखा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर रामायण, महाभारत, ये जो ग्रंथ है, विशेष करके रामायण, अगर इसको वाल्मीकि जी ने और सुदर्शन जी का नाम जब आता है इस पे, तो उस कौम के लोगों को क्या सम्मान मिला है? वो भी तो आदिवासियों के वंशज है। आज उनसे महिला ढुलाने का काम चल रहा है। या वाल्मीकि जी के समाज का क्या स्थान है? वो सुदर्शन जी के समाज का क्या स्थान है? उनका स्थान यहाँ महिला ढोने का स्थान है, इसलिए क्योंकि इनको गुलाम बना के रखा गया है। और ये जो रामायण है, रामायण में जो उल्लेख रावण के विस्तृत वर्णन का आया है, वो उल्लेख वाल्मीकि जी के वजह से आया है। ये जो बातें हो रही है कि भाई ये ग्रंथों को मानते, आदिवासी धर्म हिंदू धर्म को मानता, मैं नहीं बोलता हूँ कि आदिवासी हिंदू धर्म को मानता। आदिवासी आज तकलीफ में है, कोई भी आदमी तकलीफ में रहे, जैसे डॉक्टर के पास जाता है वैसे भगवान के पास जाते हैं। आदिवासी शिव को भी मानते हैं, शिव की माँ को भी मानते हैं, उसके पूर्वजों को भी मानते हैं। शिव हमारे लिए सांस्कृतिक पुरुष है। ये इस देश की कृषि संस्कृति का प्रतीक है। और जिस तरीके से उसका धार्मिक आडंबर रचाया गया, आप देखिए, शिव का कोई संबंध आर्यों से नहीं है, शिव का कोई संबंध संस्कृत से नहीं है। शिव का संबंध ये प्राचीन भारत से है। शिव का संबंध जो है यहाँ की जो प्राचीन भारतीय बोली है, जिसको प्राकृत बोली बोलते हैं, जिसको मुंडा बोली बोलते हैं, जिसको गोंडी बोली बोलते हैं, जिसको
महादेव कोड़ियों की बोली बोलते हैं, जिसको मराठी बोलते हैं, मराठी नहीं मराठी, ये संस्कृत प्रभु भाषा है ये। तो ये जो चीजें हैं, जो आदिवासियों की भाषा है, ये संस्कृत का या आर्यों के आगमन के पहले से अस्तित्व था इस देश में। और वो जो भगवान है जिनको आप शिव बोलते हैं, ये आदिवासी भगवान है, और ये आदिवासियों के जिनको भगवान बनाया गया, आदिवासी उसको अपना आराध्य मानते हैं। आराध्य और भगवान में वो जमीन आसमान का फर्क है। ये जो आप बोल रहे हैं, ये आपके पास क्या आधार है, किस आधार से आप बोल रहे हैं? क्योंकि संविधान में भी आदिवासियों को अनुसूचित जाति जनजाति करके परिभाषित किया है। आप अपने सम्मेलन के माध्यम से और ये किस आधार पर अभी बात रख रहे हैं? देखिए, संविधान के दो हिस्से हैं, एक संविधान पूर्व बहस और संविधान। जो संविधान बनाने के पूर्व की बहस है, उस बहस में इस बात का उल्लेख हुआ, ये डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम करने की रणनीति है कि संविधान में आदिवासियों को परिभाषित नहीं किया गया, आदिवासियों को परिभाषित नहीं किया गया, उनको अनुसूचित जनजाति बोला गया। ये डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं को बदनाम करने की रणनीति है। आदिवासी को परिभाषित किया गया, स्पष्ट उल्लेख है कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेटमेंट दिया। जयपाल मुंडा ने जब ये सवाल खड़ा किया, उन्होंने जब ये सवाल खड़ा किया कि आदिवासियों को आदिवासी करके ही परिभाषित करना चाहिए, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके सामने सवाल खड़ा है कि कौन कौन आदिवासी है, क्योंकि इनकी अलग अलग जनजातियां हैं। तो इस देश के जितने आदिवासी हैं उनको एक सूत्र में बांध के, उनको अनुसूची में लाके, एक सूचीबद्ध तरीके से खड़ा करके उनको अनुसूचित जनजाति बोला गया है। यहाँ के किसी समाज को या किसी वर्ग को जनजाति या ट्राइब नहीं बोला गया है, ये आदिवासियों के लिए यूज किया गया है। शेड्यूल ट्राइब इज ए लीगल टर्मिनोलॉजी टू डिफाइन आदिवासीज। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, जिसको स्पेशल पावर्स है, जिसका इंटरप्रिटेशन फाइनल माना जाता है, वो सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात बोला है कि इस देश के शेड्यूल ट्राइब ही आदिवासी है, और यही इस देश के एबोरिजिनल पीपल है, और यही इस देश के मूल मालिक है। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। और उन्होंने यहां तक बोला है कि भारत के तमाम नागरिकों की यह जवाबदारी बनती है कि इनको ये सम्मान देना चाहिए। जैसे आदिवासियों में भी जनजातियां हैं, जैसे भील है, मीना है, हल्बी है, इनके जो कई शब्द हैं वो संस्कृत से आते हैं। और संस्कृत आप जानते हैं हिंदू वो की एक भाषा और उसकी संस्कृति से जुड़ी संस्कृत एक भाषा है। तो क्या इस शब्द पर आपको क्या? देखिए, इस देश में षड्यंत्र हुआ है। संस्कृत भाषा को इस देश की पहली भाषा का दर्जा देने की बात चल रही है, जबकि संस्कृत इस देश में नहीं आई थी। तब से जो अस्तित्व की भाषा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उन बोलियों पे कोई बात नहीं कर रहा है। वो जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट्स मिली है उसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा है। संस्कृत में वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की स्क्रिप्ट्स को पढ़ सकते हैं क्या? लेकिन गोंडी में पढ़ सकते हैं आप, मुंडारी भाषा में पढ़ सकते हैं, संथाली भाषा में पढ़ सकते हैं आप, उराव भाषा में पढ़ सकते हैं आप, आदिवासियों की किसी भी बोली भाषा में आप उसको पढ़ सकते हो, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई आदिवासियों की बोली भाषा संस्कृत से मिलती है, आर्यों की भाषाओं से मिलती है, ये गलत है। आर्यों की भाषाओं में आदिवासियों के शब्द है। यहां आर्यों की भाषा आई है, वो फॉरेन लैंग्वेज है। यहाँ के जो लोगों की भाषा है उसमें वो शब्द आया, और इतने सालों से ये तो चलता है। मैं आज अंग्रेजी भी बोल रहा हूँ, हिंदी भी बोल रहा हूँ, वैसे आदिवासियों के बीच में वो शब्द आए हैं, क्योंकि आर्यों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है इस देश के मूल निवासियों के ऊपर में। और जिस तरीके से ये सब व्यवस्था दिखाई पड़ती है, आपको देखिए, आप ऋग्वेद में जाइए, यजुर्वेद में जाइए, आपको दास, दस्यु, असुर, राक्षस, इनका उल्लेख मिलेगा। इनका उल्लेख क्यों आया है? इसलिए आया क्योंकि वो उसके पहले से अस्तित्व में थे, और उनके अस्तित्व में रहते हैं। इसका मतलब उनकी अपनी एक बोली थी, उनकी अपनी एक व्यवस्था थी, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो हड़प्पा है। आप कितना भी इस चीज को दबा लेंगे, आप दबा नहीं पाओगे। संस्कृत ये इस देश की एक भाषा हो सकती है, उसका सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि संस्कृत पहली भाषा बोल के जितनी यहाँ की प्राकृत प्राचीन भाषाएं है उसका अपमान करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सच है उसको सच बोला जाए, ये हमारी मांग है। ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है, ये
बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो सामाजिक बात है, और जो कॉन्फ्रेंस में आपके जो अतिथि है वो तो राजनीतिक है। फिर आप इसको राजनीति से प्रेरित नहीं बोल सकते? कौन से अतिथि के बारे में बोल? शरद पवार जी आ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, ये तो देखिए, राजनीतिक पदों पर है। देखिए, देश के एक सीनियर पॉलिटिशियन को के बारे में आप बात कर रहे हैं। शरद पवार जी एक ऐसा नाम है इस देश में जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है और पार्लियामेंटेरियन भी है, और एक वयोवृद्ध एक्सपीरियंस वेल एक्सपीरियंस नेता है। उन्होंने इंदौर में यह स्टेटमेंट दिया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए, यूएन रिकग्निशन मिलना चाहिए, आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में रिकग्निशन मिलना चाहिए। वो भारत के पहले व्यक्ति है जिन्होंने खुलेआम इस चीज को बोला, इसलिए वो सम्मान हम उनको दे रहे हैं और उनको साथ में ले रहे हैं। रही बात हेमंत सोरेन का, वो भी आ रहे हैं। भारत की जितनी आदिवासी पार्टियां हैं हमने सबको खुला इनविटेशन दिया है। इतना ही नहीं, भारत की जितनी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां हैं उनको भी बोला, अगर आप आदिवासियों का समर्थन करते हैं तो आप खुले रूप से बताइए कि हम आदिवासियों के पक्ष में हैं और आदिवासियों का इस मांग के लिए हम समर्थन करते हैं। ये हमने इन्विटेशन भेजा है पूरी पार्टियों को। नहीं, जो शरद पवार जी इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, हमने देखा है 1993 के बाद कई बार यूपीए की सरकार रही है, कांग्रेस भी उसमें कांग्रेस की सरकार रही है। तो क्या कांग्रेस ने यूएनओ के खिलाफ, मतलब यूएनओ में आदिवासियों के खिलाफ बयानबाजी दी थी? नहीं, ये गलत बात है। 1993 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में एक स्टेटमेंट गया 1993 में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और इतना ही नहीं, जो जबरदस्ती के स्टेटमेंट है वो ये है कि यहाँ एक भील वंश के लोग हैं जो आर्यों से मिली हुई संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनकी बोलियों में इसके स्थान है, वो आदिवासी कैसे हो सकते हो? इसका मतलब यह है कि संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति आदिवासी नहीं हो सकता है, वो देश का मूल मालिक नहीं हो सकता, पहला। दूसरा शब्द यह है कि ये एक षड्यंत्र है यहाँ के भीलों को, यहाँ के हल्बियों को, यहाँ के मीनाओं को और अन्य जनजातियों को जो आज जो भाषा बोल रहे हैं उनकी भाषा पे आक्रमण करके उनका हिंदुत्वकरण करने का षड्यंत्र है, उनको आदिवासी की परिभाषा से ही खत्म करने का षड्यंत्र है। ये एक अलग टाइप का षड्यंत्रपूर्ण स्टेटमेंट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है अपने देश का सबसे बड़ा कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया है। संविधान में जो स्टेटमेंट दिया, संविधान में जो स्टेटमेंट है उसके अनुरूप ये स्टेटमेंट नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 2010-2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, वो इस देश के एबोरिजिनल पीपल है। यहां तक कि संविधान बनने के पहले भी आदिवासियों को एबोरिजिनल पीपल बोला गया, ट्राइबल बोला गया, ट्राइबल रिलीजियन करके उनको एनिमिस्टिक पीपल करके भी बोला गया। तो ये जो चीजें हैं ये तो क्लियर है कि भाई आदिवासी इस देश के एबोरिजिनल है। ये आप कौन सी हिस्ट्री? देखो, संविधान इस देश का इतिहास नहीं है, संविधान ये प्रावधान है इस देश को संचालित करने के लिए। संविधान इतिहास नहीं है, इतिहास तो एंथ्रोपोलॉजी है जिसके आधार पे हम बात कर रहे हैं कि ये इस देश का मालिक आदिवासी है। इतना ही नहीं, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि भाई आप यहाँ पे बाकी धर्म के लोग हैं, आप बौद्ध धर्म का ग्रंथ देख लीजिए, उसमें बिगर आदिवासियों के कोई उल्लेख नहीं है, आदिवासियों का उल्लेख है। आप अलार कलाम का चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि आदिवासियों का उल्लेख है। आप सिख धर्म को देख लीजिए, सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी आदिवासियों का उल्लेख है, गौड़ जनजाति का स्पेसिफिक उल्लेख है वहां पर। आप इधर जाइए जैन धर्म की तरफ, उनके ग्रंथों में भी उल्लेख है आदिवासियों का। बिगर आदिवासियों का उल्लेख, ये धर्म जो भारतीय धर्म है इसमें आदिवासियों का उल्लेख होना ही होना है, क्योंकि यह आदिवासियों से संबंधित है। ये बड़ी बात है। नहीं, भारत अभी देखिए हिंदू राष्ट्र धीरे धीरे बन रहा है और इसकी पहल भी की जा रही है, तो आप किसके खिलाफ है? देखिए, हम किसी के खिलाफ में नहीं है, हम भारत के प्राचीन इतिहास के पक्ष में है, इस देश के मानव शास्त्रीय वास्तविकता और उसकी सच्चाई के पक्ष में है, हम आदिवासियों के पक्ष में है। यहाँ के आदिवासियों के जो वंशज है, दलित है, ओबीसी है, मराठा है, आपके अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, इनके पक्ष में है। हम किसी के खिलाफ में नहीं है। ये बड़ी बात है कि पहली बार ये बात इस देश में हो रही है कि आदिवासियों को परिभाषित करना चाहिए, आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में उनको मान्यता मिलनी चाहिए ताकि उनको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिले। क्या है इस देश में? देश के पास क्या है? जो जल, जमीन, जंगल है वो तो आदिवासियों की है।
देश की जो संपत्ति, जिसको राष्ट्रीय संपत्ति का आपने दर्जा दिया, राष्ट्र बनने के पहले तो आदिवासियों की ही संपत्ति थी वो। आपने जब उसको ग्रहण किया तो उसके बदले में इस कौम को क्या दिया? उनकी हालत क्या है? उनकी स्टेटस देखिए, फर्स्ट मैन ऑफ कंट्री, वो लास्ट मैन ऑफ द सोशल सोसाइटी हो गया है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो आखिरी आदमी कैसे बन गया, वो तो विषय ही नहीं है। आदमी, आदिवासियों को तो अब जानवर जैसा ये लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई वनवासी बोल रहा है, कोई जंगली बोल रहा है, कोई नक्सलवादी बोल रहा है। यानी नक्सलवादी आदिवासियों को एक बार बोल दिए तो उनको गोलियों से मारने की परमिशन मिल जाती है। यानी जो कौम, इस देश का जो मालिक है, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है भाई? नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है। ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। आदिवासियों पर जबरन थोपा जा रहा है, उनकी जमीनें लूटी जा रही है, उनकी जमीन पर माइंस है, उनकी जमीन पे जंगल है, उनकी जमीन पे जितने नैसर्गिक प्राकृतिक रिसोर्स है वो पूरे लूटे जा रहे हैं। उसको तो खुलेआम लूट चालू है इस देश में, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर आदिवासियों ने उसका विरोध किया तो एंटी नेशनल हो जाते हैं। आप बड़ी बड़ी माइंस को प्राइवेट एजेंसीज को देते हो तो तब कुछ नहीं लगता आपको। प्राइवेटाइजेशन होना ये अलग बात है, लेकिन हम अपनी सोशलाइजेशन, हमारे सोशल राइट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। वो प्राइवेट राइट्स के लिए बात करते हैं तो वो देश प्रेमी हो सकते हैं। ये जो मापदंड है ये आदिवासियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और देश के जितने दबे कुचले लोग हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं। तो एक बात साफ जाहिर हो रही है इसमें कि देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, और आपका जो आंदोलन है, सम्मेलन है, ये तो राष्ट्र विरोधी बोला जा सकता है। आपका क्या कहना है इसमें? इस देश में किसी को भी राष्ट्र विरोधी डिग्री दी जाती है, कभी भी सम्मानित किया जाता है। अगर कोई आदमी इस व्यवस्था के खिलाफ में बोल रहा है, व्यवस्था के खिलाफ में बोलना और राष्ट्र के खिलाफ में बोलना दोनों अलग चीज है। जो चेहरा है व्यवस्था का, वो राष्ट्र का चेहरा नहीं है, वो संविधानिक चेहरा नहीं है। जो व्यवस्था के खिलाफ में बोल रहा है उसको राष्ट्र विरोधी बोलना ये बिल्कुल गलत है। और हो सकता है हमारे आंदोलन को ये बोला जाए कि आप देश के खिलाफ में जा रहे हो, देश में सब एक है, आप नई बात कर रहे हो, ये गलत बात है। अमेरिका जैसा देश, अफ्रीका जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, यहां पर आदिवासियों को परिभाषित किए तो वो देश खतरे में आ गया क्या? उल्टा उस देश का प्रोग्रेस देखिए, उल्टा उस देश के आदिवासियों का प्रोग्रेस देखिए। आप तो आदिवासी विरोधी होने का तो खुलेआम आप प्रचार कर रहे हो, आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हो, उनकी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हो। ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा जो पक्ष है वो राष्ट्रीय पक्ष है, देश हमारा है, हम मालिक है, हम मानते हैं हम इस देश के मालिक है। और हमको कोई बोलेगा ये बात, हमको थर्ड सिटीजन बनाने की कोशिश चल रही है। सेकंड सिटीजन होना अलग चीज है, थर्ड सिटीजन, नॉन काउंटेबल जिसको बोलते हैं आप, जिसको गिनती नहीं करते हैं, वो थर्ड सिटीजन होता है। सब्स्टिट्यूट आदमी ह्यूमन बना दिया आदिवासियों को। किसी को खून होना तो आदिवासियों का ले लो, किसी को जमीन होना तो आदिवासियों को ले लो, किडनी होना तो आदिवासियों का ले लो, उनको उनकी औरतें होना तो आदिवासियों की ले लो, प्रॉपर्टी होना, रिजर्वेशन होना तो आदिवासियों को ले लो। हमको थर्ड सिटीजन जैसे माने, सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बनाने की कोशिश चल रही है आदिवासियों को। इससे ज्यादा दुख विश्व में, भारत में जितने आदिवासी दुखी है उतने किसी भी देश के आदिवासी दुखी नहीं है जितने भारत के आदिवासी दुखी है। जो अभी सत्ता, ये जो आपका जो कार्य है, जो आपकी मांग है, इसके लिए सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, और आप बगैर सत्ता के इस मांग को कैसा पूरा कर सकते हैं? देखिए, आदिवासियों के दिमाग में डाला जा रहा है कि वो माइनॉरिटी है, वो अल्पसंख्यक है। मैं पूछ रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य है जो केंद्र शासित है, जहां पर 6 शेड्यूल का प्रोविजन है? 12 राज्य है। मध्य भारत में कितने राज्य है जहां आदिवासी बहुसंख्यक है? ऐसा देखे तो भारत की 113 लोकसभा सीटें आदिवासियों से प्रभावित है। और आदिवासी जिस तरफ करवट ले ले इस देश में, सत्ता परिवर्तन उसी तरफ होगी। जो मेजॉरिटी और जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आदिवासियों के पास में है, ना मुसलमानों के पास में है, ना दलितों के पास में है, ना ओबीसी के पास में है, किसी देश के किसी कौम के पास में नहीं है जितनी बड़ी आज अपॉर्चुनिटी आदिवासियों के पास में है। ये बात अलग है कि उनमें लोकतांत्रिक जागृति नहीं है, उनमें शिक्षा का अभाव है, वो पैसे से गरीब है, मजबूर है, लाचार है, ये बात अलग है। लेकिन ये सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता कि भारत की 113 लोकसभा की सीटों पर आदिवासी प्रभाव रखते हैं।
और वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर जागृति हमने निर्माण कर दी तो भारत में सत्ता उस तरफ रहेगी जिस तरफ आदिवासी रहेगा। ये सच्चाई है। चलो ठीक है, आपकी ये बात मांग जो है ये पूरी भी हो जाए तो इससे आदिवासियों को क्या लाभ होगा? देखिए, भारत में जो आदिवासियों की अवस्था है, जितना कर्जा भारत पर है उतना वर्ल्ड के किसी देश पर कर्जा वर्ल्ड बैंक का नहीं है जितना भारत पर है। यह वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आदिवासियों को मिल जाती है तो उनके जिंदा रहने का प्रश्न जो है वो वजूद उनका जो है वो कायम हो सकता है। जो ज्यादा सीरियस पेशेंट होता है, जो कैजुअलिटी में रहता है, उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, उसको सलाइंस लगाया जाता है, उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। हम वही चाहते हैं कि हमको कैजुअल ट्रीटमेंट मिले, कैजुअलिटी का ट्रीटमेंट मिले इस देश में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट मिले, ताकि अब जिंदा रह सके इस देश में, हमारी आने वाली पीढ़ी जिंदा रह सके। हमारे साथ जो हो रहा है, जो अवस्था में हम लोग जी रहे हैं, इससे साफ साफ महसूस होता है कि ना ही हमारा आदमी जिंदा रह पाएगा आने वाली पीढ़ी, और ना ही हमारी पहचान इस देश में कायम रहेगी। हमारे अस्तित्व के साथ हम अपनी अस्मिता के लिए भी लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग फॉर आवर एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी। ये दोनों चीजों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा बोलना उचित नहीं है कि भाई आदिवासी को क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट। अगर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन आदिवासियों को मिल जाएगा, विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों में इस देश के आदिवासियों को स्थान मिल जाएगा, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि आदिवासी इस देश में जिंदा रहेगा। वो लड़ाई के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये एक बात स्पष्ट नहीं हो रही है, ये लड़ाई आखिरकार किसके खिलाफ है? सत्ता में जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कई बार सत्ता में रही है। एक सवाल भी मैंने आपको पूछा कि क्या यूएनओ में कांग्रेस ने आदिवासियों के खिलाफ बयान दिया था। ये आखिरकार ये लड़ाई किसके खिलाफ है और ये कब तक लड़ी है? जो लोग ऐसी लड़ती है, जो लोग आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, जो लोग आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, ऐसे लोग जो इस देश के इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो यहाँ के इस देश के मानव शास्त्रीय इतिहास को खत्म करने का महापाप कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, जो भगवान को उपयोग कर रहे हैं, मानने रहे भगवान का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में लड़ाई। भगवान को मानना और उसका उपयोग करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ में है जो इसका उपयोग कर रहे हैं। ये लड़ाई आदिवासियों के पक्ष में है, किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ में नहीं है। यहां तक कि ये लड़ाई ब्राह्मणों के भी खिलाफ में नहीं है। आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिल जाएंगी तो क्या भारत के ब्राह्मण बाहर चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। इससे देश गौरवान्वित होगा, देश का गौरव बढ़ेगा कि इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं। ये ऐसे लोगों का देश है। ये झगड़ा मिट सकता है, ये मैटर खत्म हो सकता है इस देश में। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? यानी कुछ लोग अपनी एक अल्पवयीन बुद्धि, जिसको बोलते हैं आप लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड, वो माइंड को कंस्ट्रक्टिव माइंड के रूप में कन्वर्ट, यानी प्रचार कर रहे हैं ऐसा। ये ग्लोबल का प्रिंसिपल वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं कि भाई एक झूठ को 100 बार बोल दो वो सच में तब्दील हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये भारत है। आप जमीन के बारे में बात कर रहे हो, उस जमीन में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हो। आप इस देश के किताबों के पन्ने बदल सकते हो, जमीन नहीं बदल सकते। हमारा डीएनए नहीं बदल सकते आप, हमारा खून नहीं बदल सकते। ये सच्चाई है, यही इतिहास है इस देश का। इसको मानना ही पड़ेगा। आप नहीं, पूरा विश्व मानता है इस बात को। हम इस बात के, और वो लोग जो हमको जानवरों जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जो हमारी पहचान को खत्म करना चाह रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ हमारी खुली लड़ाई है। इसमें सिर्फ विपक्ष के 2 बड़े नेता है, बाकी कांग्रेस है और कई विपक्षी दल है। क्या उनका साथ आपको नहीं मिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमने तो सबको बोला है, कांग्रेस से लेकर देश के जितनी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनको अपील की है। यहां तक कि हम आने वाले समय में बीजेपी को भी हम लोग अपील करेंगे कि भाई आप आदिवासी राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं। आदिवासी राष्ट्रपति बनाना ये एक प्रचार का मामला हो सकता है, लेकिन आदिवासियों को आदिवासी बनाना ये मूल बात है। क्या आप करने के लिए तैयार है? आप इस देश के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी की मान्यता दिलाने के लिए तैयार है? आप में इतना सच्चाई है, आप इस सच को मानते हो? अगर आप ये मानते हो तो मामला ही खत्म हो जाएगा। ऐसा मत समझिए कि जो पहले वोट कांग्रेस को जाते थे तो कांग्रेस में सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी आदिवासी क्षेत्रों में और राज्यों में।
अब वो वोट कन्वर्ट हुआ है बीजेपी की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी से आदिवासी बहक कर वो उनको वोट करे, ऐसा नहीं है। जो बीजेपी में काम करने वाला कार्यकर्ता है आदिवासी, वनवासी कल्याण में भी काम करने वाला आदिवासी कार्यकर्ता है, उसके भी मन में यह सवाल है कि वो इस देश का मालिक है। वो दबा हुआ है, वो डरा हुआ है, लेकिन वो उसके मन में ये सवाल है, वो भी चाहता है कि ये लोग हमारा साथ देते हैं या नहीं। अगर ये लोग हमारा साथ देते हैं तो सही में ये हमारे हैं, तो ये मांग तो खड़ी होने वाली है अभी पूरे देश में। आपकी रणनीति क्या है? अगर ये आपकी जो मांग है ये सफल नहीं होती है तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? हर स्टेट में कॉन्फ्रेंस होगा, हर राज्य में कॉन्फ्रेंस होगा, और हर वो देश जो भारत के आदिवासियों का समर्थन करेगा वहां पे कॉन्फ्रेंस होंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमारा सिर्फ नेशनल नेटवर्क है, हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क भी है खड़ा। ये जो संगठन है बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी विचार मंच, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और जो हमारे गुंडवाना विचार मंच या बाकी जो संगठन है, हम इस देश की किसी पार्टी, किसी समूह को नहीं छोड़ना चाहते। हम सबको साथ में लेकर इसका एक इंटरनेशनल और नेशनल प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग इस दिशा में कामयाब हो जाएंगे। बहुत हद तक के हम लोग कामयाब भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आदिवासी, हाँ हमारे पास दो ही चीज़ें नहीं हैं, एक है पैसा और एक है सत्ता। ये दोनों चीज़ें हमारे लोगों की नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली गरीब है। आज हम लोगों की हालत खराब है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लोग हमको मदद करना चाहते हैं, जो खुले मन से मानवता के आधार पर, मानवीय आधार पर जो मदद करना